बस हाँ, उनसे ये मंगवा लेना। अब तो क्लास शाम को है हमारी दोबारा। चलें जी, अब सबको समझ में आ गया फाइल कैसे बननी है, पहली फाइल कैसे बननी है? कौन बनाएगा, कैसे बनाई थी हमने? ज़रा एक दफ़ा रिपीट भी हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी। सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, टाइटल का टैग। टाइटल के टैग में जो भी अपनी वेबसाइट को टाइटल देना है वो टाइटल लिखा, और उसके बाद क्या कर दिया, एंड टाइटल, है ना। अच्छा, उसके बाद फाइल को सेव करने के लिए मैंने क्या मेथड यूज़ किया था, फाइल में गए, सेव में या सेव एज में जाएं। अच्छा, पहली दफ़ा जब हम फाइल को सेव करते हैं तो चाहे सेव में जाएं चाहे सेव एज में जाएं, दोनों ऑप्शन में उसने आपसे नाम तो पूछना ही है ना। लेकिन अब क्योंकि मैं फाइल को सेव कर चुका हूं, अब अगर मैं सेव पे क्लिक करूंगा मुझे से कुछ नहीं पूछेगा। देखें, कुछ पूछा उसने, कोई ऑप्शन तो नहीं आई ना। तो अगर आप चाहते हो कि सेव का डायलॉग बॉक्स हर दफ़ा आपके सामने आए तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, सेव एज को चूज़ करना है। ठीक है, ये फ़र्क होता है सेव में और सेव एज में। यानी एक दफ़ा फाइल सेव कर ली, उसके बाद आप चाहते हो कि बाकी की चेंजेस उसी फाइल में खुद ही होती जाए, तो आपको सेव एज में जाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सेव का बटन प्रेस कर दें या कंट्रोल एस कर दें। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया था, सेव करने के लिए फाइल का नाम रखा था। नाम रखने के लिए मैंने कहा था स्पेस बार का कैरेक्टर यूज नहीं करना, और नीचे से सेव एज टाइप को क्या कर दिया था, ऑल फाइल्स कर दिया था। और लेकिन अभी तक फाइल का नाम पूरा नहीं है। क्यों नहीं है पूरा, क्या मिसिंग है, एक्सटेंशन मिसिंग है। ठीक है ना। सो एक्सटेंशन के लिए मैं लगाता हूँ डॉट। जब भी मैंने एक्सटेंशन लिखनी होगी ना, पहले डॉट लगाऊंगा, ठीक है, उसके बाद HTML लगाऊंगा, और उसके बाद हम इसको इसी में मैं सेव कर देता हूँ ताकि वो प्रैक्टिस पूरी हो जाए जो रिकॉर्डिंग में नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो फाइल पहले से मौजूद थी। ये वाला मैसेज जो आएगा ना, डू यू वांट टू ओवरराइट, इसका मतलब वो भाई फाइल पहले से ही मौजूद है, क्या उसको ओवरराइट कर दूं मैं कहूँगा हाँ भाई कर दो ओवरराइट। मतलब ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि उसको ओवरराइट करा दें हम लोग। जी, यहाँ तक समझ में आ गई बात की, आगे चलें। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस फाइल को लेकर जाऊंगा कहाँ पे, इस पे राइट क्लिक किया, अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ नोटपैड++ में। ठीक है, बाकी का काम इस पे वहां करते हैं। अब नोटपैड++ में अब आप देख लो जरा, थोड़ा सा कलर्स नजर आने शुरू हो गए हमें। तो वो जो टैग है उसको उसने कलर कर दिया, और जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको ब्लैक कलर में दे दिया, ऐसे ही है। तो ब्लैक कलर में हमारे एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं और ब्लू कलर में हमारे टैग्स नजर आने शुरू हो गए। अच्छा, अब जरा इस वेबसाइट पर आओ। इस वेबसाइट का मुझे कोड देखना है, क्या तरीका बताया हुआ है, Ctrl+U करो, कोड में आगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं दूसरा काम करने लगा हूं। कौन सा जी, यहां पर एक तस्वीर नजर आ रही है आपको, टाइटल बार में एक पिक्चर भी नजर आ रही है ना। अब यहां पर हम इस पिक्चर को भी लगाना चाह रहे हैं, ये वाली जो तस्वीर है, अब हम ये भी लगाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, इसको हम कहते क्या हैं, अभी तो फिलहाल मैंने कहा ना ये तस्वीर है, असल में इसे बोलते हैं फेविकॉन। ठीक है, इसका नाम क्या है जी, टेक्निकल नाम क्या है इसको, फेविकॉन। कि भाई फेविकॉन इमेज वेबसाइट में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इसका क्या मतलब कि टाइटल बार के साथ तस्वीर आ रही है कि तस्वीर नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे अभी हम देखें हमारा फेविकॉन नहीं लगा हुआ ना, हमारा फेविकॉन नहीं लगा हुआ। यहां पर क्या लिखा हुआ है जी, यहां पर तस्वीर नहीं आ रही, यहां पर तस्वीर आ रही है। ओके, चलिए इसमें आ जाए जी, व्यू सोर्स में आते हैं। सबसे पहले जरा फेविकॉन का टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर लें। जी, आ गया ये टैग जी। कौन सा टैग यूज हुआ है, लिंक का टैग यूज हुआ है, यानी फेविकॉन इमेज लगाने के लिए देखिए हमें एक लिंक के टैग की जरूरत है और एक तस्वीर लगानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज की भी तो जरूरत है, मतलब हमें एक लिंक के टैग की जरूरत है और एक तस्वीर की जरूरत है। अब हमें क्या करना है, फिलहाल हमें दोनों चीज़ों को एक ही लोकेशन पे रखना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि वेबसाइट को जब मैं खोल रहा हूँ तो वहाँ पर मैं जब भी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ तो उसके साथ क्या लिखा हुआ आएगा, इमेजेस। जब आप किसी वेबसाइट को अपलोड करते हो, अगर हम वेबसाइट बना रहे होंगे तो हमें क्या करना होगा कि हमें इमेजेस का एक अलग से फोल्डर बनाना है और सारी की सारी इमेजेस को
उसी फोल्डर के अंदर रखना है। अभी फिलहाल हम एक सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अभी हम पहले मरहले में इमेजेस का फोल्डर नहीं बना रहे। लेकिन आगे क्या चीज़ आ रही है, favicon.png। इसका मतलब तस्वीर भी है ना, कोई इमेज भी चाहिए होगा इस मकसद के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे टैग को लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और अपनी फाइल में आ जाते हैं वापस। अब फेविकॉन का टैग किस पार्ट में लगेगा, किस पार्ट में लगेगा? पार्ट कौन सा है ये? हेड का पार्ट। मैंने कहा पार्ट कौन सा है? हेड का पार्ट। मतलब टाइटल कौन से पार्ट में लग रहा है? हेड में लग रहा है। फेविकॉन कौन से पार्ट में लग रहा है? हेड में लग रहा है। ठीक है जी। इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या टाइटल ऊपर होना चाहिए कि फेविकॉन ऊपर होना चाहिए? डजंट मैटर। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसकी कोई अपनी हायरार्की नहीं है कि इस तरह इसको लिखा जाए। लिख दिया जी मैंने। अब जरा इस टैग को पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि तस्वीर का क्या करना है। ये टैग कौन सा है जी? लिंक का। लिंक कि भाई हम एक लिंक लगाने लगे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप लिंक लगाने लगे हैं तो कैसा होगा लिंक? लिंक का फॉर्मेट क्या होगा? तो हमने कहा लिंक का फॉर्मेट है, यानी REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। कि किस रिलेशन के साथ लिंक लगेगा? REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। और रिलेशन के आगे मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दिया शॉर्टकट आइकॉन। यही लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? शॉर्टकट आइकॉन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हो ना, टाइटल में जगह बहुत कम है। टाइटल में कोई बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है ना, बहुत थोड़ी सी स्पेस है। इसलिए वहां पर कैसे लगेगा? आइकॉन की शक्ल में इमेज लगेगा। लेकिन पेज के ऊपर जो आपके इमेजेस हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर टाइटल बार में जो आपका इमेज है वो बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रिलेशन क्या है? शॉर्टकट आइकॉन। ये ऐसे ही आपने लिखना है, शॉर्टकट और स्पेस आइकॉन दिया हुआ है ना मैंने, शॉर्टकट और स्पेस आइकॉन लिखा हुआ है कि भाई ये शॉर्टकट आइकॉन के तौर पे लगेगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस का क्या मतलब है? मतलब हाइपर का मतलब क्या है? ऑनलाइन एक रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक डाटा सारा हमारा ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है भाई, उसी का ही रेफरेंस है। ठीक है, वापस आए इधर जरा। आगे क्या लिखा है मैंने? इमेजेस स्लैश फेविकॉन डॉट png। बेहतर है कि इस फाइल का नाम आप फेविकॉन ही रखें। ठीक है, जो आपका फेविकॉन इमेज है इसका नाम आप फेविकॉन रखें, और इसका जो बेहतर फॉर्मेट होता है स्पोर्टिव वो PNG होता है, तो आप इसके फॉर्मेट को PNG ही रहने दें। अब ये इमेजेस का क्या मतलब है? इमेजेस का फोल्डर है, ताकि जब हम वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो होस्टिंग को समझ में आ जाएगा कि भाई जितने भी इमेजेस पड़े हुए हैं इस पूरी वेबसाइट से रिलेटेड, वो सारे के सारे इमेजेस कहाँ हैं? सारे के सारे इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया, ये भी मैं ले आया। अब पहले तो हमने देखना है कि मैंने तो इमेजेस का फोल्डर नहीं बनाया ना, तो मैं पहले मरले में क्या करूं? चलो जी, इसे रिमूव कर दिया। अब दूसरी बात क्या है कि मेरे पास ये वाली फाइल भी नहीं है ना ये इमेज। इसका भी हल निकालते हैं, लेकिन इसका हल निकालने से पहले इसको सेव करते हैं। सेव का बटन प्रेस कर दिया मैंने इधर से। अब आते हैं वापस जहां पर ये सेव है। ये असल में HTML फाइल यहाँ है, तो इमेज को भी यहाँ पे होना चाहिए। इमेज तो नहीं है अभी यहाँ पे कोई। मैं काम करता हूँ, मैं नेट से ना कोई भी इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, HTML फाइल लोगो। चलो जी, मैंने ये कहा मुझे एक लोगो दो। काफ़ी सारे आगे, मैं कहता हूँ भाई इनमें से जो मुझे अच्छा लग रहा है ना मैं ले लेता हूँ। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं किया। ये प्रैक्टिस करने के लिए हमने करना है ना कि भाई फेविकॉन को अपना ही लगाना है। असल में यहाँ पर किसका फेविकॉन आएगा भाई? जिस कंपनी की वेबसाइट की SEO कर रहे हो उसका लोगो। ठीक है ना, जिस कंपनी की वेबसाइट की हम SEO कर रहे हैं उसी का लोगो जो हमें पूरे पेज में नजर आने लगा हुआ है, उसी को हम यहाँ पर भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैंने HTML पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने कहा भाई कोई HTML वाला लोगो ले लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा ले ले? ये ले लेते हैं।
पहले तो इसको राइट क्लिक करके देखते हैं कि लोगो की टाइप क्या है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई हमें पीएनजी चाहिए था, बाई चांस पीएनजी आ गया तो अगर आप लोगो ढूंढो और पीएनजी ना आए, जेपीजी आ जाए, जीप आ जाए, तो इसका तरीका क्या होगा कि आप अपनी सर्च में लिख लो पीएनजी लोगो, ठीक है, आप अपनी सर्च में भी लिख दो पीएनजी लोगो। और दूसरी बात यह कि आपने जो वेबसाइट बनानी है ना, ऐसे गूगल से इमेजेस लेके नहीं बनानी है, इसका तो मतलब डुप्लीकेट है ना। हमने जो भी काम करना है नया काम करना है, ठीक है, ये हम सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो अब इसको सेव करना है मुझे, कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे, नहीं, डॉक्यूमेंट्स का हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने एक HTML का फोल्डर, यही तो मैंने शुरू में बताया था कि हमने इन सब चीज़ों को एक सेंट्रल पॉइंट पे रखना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, बाद में हमें पता हो कि भाई हमारा सारा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं आ गया HTML में आया, और इसका नाम क्या रखना था, फेविकॉन, इसका नाम भी फिक्स था ना उधर। देखिए इसका नाम फेविकॉन रखने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो गूगल के क्रॉलर को पता लग रहा है कि भाई ये पड़ा हुआ है इसका फेविकॉन इमेज, एक आपको भी पता लग रहा है कि भाई इतने सारे इमेज में से फेविकॉन इमेज कौन से वाला है, ठीक है, फिनिश। पहुंच गया उस फोल्डर में, चेक करें जरा, आ गया। अब जरा चलाकर देखें उस फाइल को, क्या हालात हैं उधर। जी क्या हुआ, आ गया, नजर आ गया। अब हमारा भी आ गया ना फेविकॉन। दो चीजें सीखी हमने, टाइटल लगाना और फेविकॉन लगाना, ये दोनों ही एसईओ के फैक्टर्स हैं। हाँ, इनको हम और डिटेल में जाकर देखेंगे जब हम एसईओ के इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक HTML फाइल बनानी सीख रहे हैं। आई होप कि आपको HTML फाइल बनाने का समझ में आ रहा है कि हमने फाइलें कैसे बनानी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। फिलहाल हेड में से ये दो चीज़ें हमें समझनी थी अभी, ठीक है। क्या चीज़ समझी हमने, टाइटल को समझा है और फेविकॉन को। अब मैं वेबसाइट पे आता हूँ, अब मैं ये वेबसाइट पे आ गया हूँ। अब मुझे और कौन से टैग्स हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे इसे समझने की ज़रूरत है, ये लगा हुआ है हेडिंग स्टाइल, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ से हमारी वेबसाइट का कंटेंट शुरू हो रहा है। बुक्स पे भी आपका जो कंटेंट शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, हेडिंग से शुरू होता है ना, उस पर एक हेडिंग लिखी होती है। अच्छा, अब जरा ये समझना है कि बुक्स की हेडिंग्स को कैसे उन्होंने डिफाइन किया होता है, और फिर यहाँ से आपको पता लगेगा कि हेडिंग स्टाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। जब बुक पे कोई टॉपिक शुरू होता है तो उसके साथ नंबर भी लिखा होता है ना, लिखा होता है 1। एक मेन टॉपिक शुरू हो गया, 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये जितना भी लिखा हुआ है। उसके बाद आगे से उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक और टॉपिक है, तो फिर क्या लिखा होगा 1.1, फिर उसके अंदर थोड़ा सा लिखा जाएगा, फिर उसके आगे एक और टॉपिक है जो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर क्या लिखा होगा 1.2। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि अब क्या हुआ, 1.2 के आगे से मजीद एक्सप्लेनेशन आ गई है। अब क्या होगा, जो अगला टॉपिक होगा उसका क्या नाम होगा, मैं कह रहा हूँ 1.2 को मजीद एक्सप्लेन करना है तो 1.2.1, मतलब ये क्या हो रहा है, कैटेगराइजेशन हो रही है ना, कैटेगराइजेशन होने लगी हुई है ना, लाइक दिस। यहां लिखा यूं फर्स्ट, फिर लिखा जो भी लिख रहा हूं मैं, फिर क्या आया 1.2, सपोज कर दिया मैंने, यहां पे भी कुछ लिख दिया। आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, समझ में आ गई बात। बुक्स में ऐसे लिखा होता है ना, बुक्स में ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। अब आप ये जो 1.1 1.2 से आप समझ आ रही है आपको, बुक में आपको फौरन समझ में आ जाती है ये क्या चीज़ है। आपको पता लग रहा होता है कि ये मेन टॉपिक्स हैं और आगे वाले सब टॉपिक्स हैं। सेम ये वाला काम करने के लिए गूगल हमें क्या कहता है, गूगल कहता है भाई इस्तेमाल करो, क्या इस्तेमाल करो, हेडिंग स्टाइल्स। हालांकि आज तक हम ये समझ रहे थे कि हेडिंग स्टाइल शायद फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर रहे थे कि भाई हेडिंग लगी होगी तो पता लग जाएगा ज़रा खूबसूरत है, बोल्ड हुआ हुआ है, डार्क हुआ हुआ है, तो इट इज़ अ हेडिंग। लेकिन गूगल को इससे लेना देना कुछ नहीं है। और अभी आपको मैं हेडिंग लगाकर दिखाऊंगा, तो मैं जो हेडिंग लगाऊंगा उसका फॉर्मेट देखिएगा और जो मैं वेबसाइट पे हेडिंग दिखा रहा हूँ उसका फॉर्मेट देखेंगे, उनमें बहुत फ़र्क होगा, एक जैसे नहीं होंगे। तो बेसिकली हेडिंग किस लिए इस्तेमाल हो रही है,
स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए कि भाई ये मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। अगर गूगल को मेरी आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को यूजर को समझने की जरूरत नहीं है। यूजर ने तो आपकी वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझना है गूगल के क्राउलर ने। और वो उसने कैसे समझना है? हेडिंग स्टाइल से। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल का क्राउलर क्या है भाई? गूगल का क्राउलर वो है जो आपकी वेबसाइट को रैंक करवा रहा है। ठीक है, मतलब क्या होता है? क्राउलर आता है, चेक करता है कि क्या ये वेबसाइट मेरे स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल उसे लगता है कि ये वेबसाइट मेरे स्टैंडर्ड पूरे कर रही है तो उसको इंडेक्सिंग सर्वर में रख देता है। अब उस इंडेक्सिंग सर्वर में क्या है? और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही हैं। अब 10-12 वेबसाइट्स आ गई उधर। अब इसका मतलब क्या हुआ? रैंकिंग कैसे होगी? जो ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही होगी वो ऊपर होगी, जो कम स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही होगी वो नीचे होगी। सो ये वाला जो फंक्शनैलिटी है ये कौन कर रहा है? क्राउलर करने लगा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो काम करना है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, सारा काम हम बेसिकली किसके लिए करने लगे हुए हैं? क्राउलर्स के लिए काम करने लगे हुए हैं। ठीक है, हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास टोटल हैं, टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, 1 to 6। अब हेडिंग स्टाइल का टैग क्या है जी? कैसा टैग होता है हेडिंग स्टाइल का? HN। आपको पता मैंने N क्यों लिखा है? कौन बताएगा? मतलब H1, H2, H3 ये नंबर है ना आगे, so इसलिए मैंने उसका सिंटैक्स लिखा कि क्या है उसका सिंटैक्स? H और N। यानी H1 का मतलब क्या होगा? हेडिंग 1। H2 का मतलब क्या होगा? हेडिंग 2। H3 का मतलब क्या होगा? 3 ऑनवर्ड्स कहाँ तक जाएंगी? ये 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास टोटल। टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उधर और एक प्रैक्टिस करते हैं हेडिंग्स लगाने की। अब हमें ये भी पता लग गया कि ये जो पार्ट है ना हेडिंग स्टाइल वाला, हेडिंग का जो टैग है इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस हिस्से में आना है? बॉडी में। और हमें ये भी पता लग गया कि जब हम हेडिंग लगाएंगे हमें ये समझ आना चाहिए कि जो हम हेडिंग लगा रहे हैं एक्चुअली हम विजिटर को दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे ही है, वेबसाइट के कंटेंट में दिखाना चाह रहे हैं। अभी तक मैंने जो कुछ टाइटल में लिखा, क्या मैंने वेबसाइट के कंटेंट में दिखाया? नो, मैंने वेबसाइट के कंटेंट में नहीं दिखाया, मैंने हेडर के तौर पर दिखाया। अब मैं जो कुछ दिखाना चाह रहा हूँ वेबसाइट के कंटेंट में दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब दूसरा टैग कौन सा लगा लें? यहाँ बॉडी स्लैश कर दिया मैंने, और आगे क्या लिखूं जी? H1। और यहाँ लिख दिया मैंने फर्स्ट। मैं टाइम सेव करने के लिए सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कोई पर्पसफुल सी चीज़ लिखिएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ। यहाँ पर क्या कर दूँ? मैं सारे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जब आप इनकी शक्ल देखो तो आपको फील हो जाए। चले यूँ कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट, बल्कि फर्स्ट भी नहीं लिखते, इसको लिखते हैं, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो इसे लिख देते हैं हेडिंग स्टाइल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी क्या आ गया? हेडिंग स्टाइल। कितने हैं टोटल मैंने बताए हैं आपको? 6 हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको पकड़ता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और इधर H2 कर दें। 2 हो गए। अब कौन सा ये? 3। अब आप देख रहे हैं ये वाला एप्लीकेशन आपको टैग्स की सपोर्ट भी दे रहा है, ऑटो कंप्लीट भी कर रहा है ना। नोटपैड में ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन नहीं था टैग के साथ। ठीक है, 3 हो गए। अब कौन सा ये? 4। देखिए वो लिस्ट देता है, मैं लिस्ट पे एंटर करता हूँ तो एक्सेप्ट हो जाता है वो। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास 5। भाई कोई इतना मुश्किल काम नहीं कर रहा, सिर्फ मैं हर टैग के साथ नंबर ही चेंज कर रहा हूँ। ये कर मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आप पांचों की शक्ल देख लें। सेव कर लें जी इसको भी।
आकर जरा इसको लोड कीजिएगा। ये फाइल हमारी जी, कुछ समझ में आया ये क्या चीज है? देख रहे हैं पहला हेडिंग स्टाइल का साइज और आखिरी हेडिंग स्टाइल। अब अभी तक मैंने जो आपको दिखाया ना, इसको देख के आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये साइज है, ऐसी लग रहा है ना। मतलब अभी तक हम यही समझेंगे कि भाई जहां पर मुझे बड़ी हेडिंग लगानी होगी वहां पर मैं हेडिंग 1 लगा लूंगा, और जहां पर मुझे छोटी हेडिंग लगानी होगी वहां पर मैं हेडिंग 6 लगा लूंगा। अभी तक मुझे ये साइंस समझ में आ रही है, मगर ये साइंस यूजर्स के लिए हो सकती है, मगर ये साइंस क्राउलर के लिए नहीं है। क्राउलर इस हेडिंग स्टाइल को क्या समझ रहा है? क्राउलर इस हेडिंग स्टाइल को एक स्ट्रक्चर समझता है। वो समझता है कि भाई आपका जो कंटेंट है वो इस हेडिंग स्टाइल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से आपका मेन कंटेंट शुरू हो रहा होगा वहां पर जो हेडिंग लगी होगी वो कौन सी होगी? 1। और उसके बाद जो उसकी सब हेडिंग होगी वो कौन सी होगी? हेडिंग 2। और इसी तरह होगी। यानी इसका मतलब क्या है कि क्राउलर आपको क्या कहता है कि भाई हेडिंग स्टाइल को स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ को आना है। यानी अगर आप पहले हेडिंग लगाएंगे तो पहले हेडिंग 1 होनी चाहिए तो उसके पास 2 होनी चाहिए। अगर आपको 3 लगानी है तो उससे ऊपर 2 होनी चाहिए। अगर आपको 4 लगानी है तो उसके ऊपर 3 होनी चाहिए। अब ये क्या मकसद है? इसका फायदा क्या हो रहा है क्राउलर को? क्राउलर को आपका कंटेंट अंडरस्टैंड करने में फायदा हो रहा है। उसको पता लग रहा है कि भाई जो H1 था ना वो इसका मेन टॉपिक था, और जो इसका H2 है वो इसका सब टॉपिक है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये भी H1 है तो आपको यकीन नहीं आएगा इस शक्ल को देख के। ये तो बिल्कुल वैसे नहीं लिखा हुआ। क्या ख्याल है? नहीं लिखा हुआ ना उस तरह। इसका तो डिजाइन ही डिफरेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये H1 है या H2 है, बल्कि ये H1 है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। और ये H1 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टैग तो H1 का यूज हुआ है, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए डिजाइनर ने फॉर्मेटिंग भी की हुई है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग कोडिंग आ जाएगी, क्राउलर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, क्राउलर ने कभी भी आपकी वेबसाइट को नहीं देखना रैंक करने के लिए। क्राउलर ने किसको देखना है? हमेशा कोड को देखना है। यानी कि क्राउलर को इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना भाई वेबसाइट खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी लग रही हो देखने में, लेकिन वेबसाइट के रैंक होने में उसके खूबसूरत होने का जरा सा भी रोल नहीं है। वेबसाइट को रैंक क्राउलर किस चीज को देख रहा है? आकर क्राउलर इसको देख रहा है। क्राउलर ने आपको जितनी दफा भी पढ़ना है ना आकर रैंक करने के लिए, उसने आपका सोर्स पढ़ना है। अब सोर्स कोड में देखें जरा, हम यहां पे कहीं लिखा होगा H1। अभी ये किस पार्ट में हूं मैं? सबको पता है ना, हेड में हूं। चलें इधर से देखने की बजाय जो है ना, मैं उधर से जहां से फाइल खोली है ना, खोली हुई है ना कहीं पे ये फाइल, क्या नहीं खोली हुई? मैं यहां से आपको दिखा देता हूं। ये जहां मेरे पास फाइलें पड़ी है ना बहुत सारी, सपोज करें ये फाइल है, ये फोल्डर है। ये अभी हम नेक्स्ट टाइम इस वेबसाइट को पढ़ेंगे। ये आपने देखा ना, मैंने पूरा फोल्डर खोला तो एक वेबसाइट खुल गई। देखिएगा जरा, वैसी वेबसाइट खुली है ना। इस दफा फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फाइल। इसका क्या मतलब हुआ? ये लाइव नहीं है, ये ऑफलाइन है, ये मेरे कंप्यूटर पर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये HTTPS है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑनलाइन है। और कौन सी ऑनलाइन नहीं है? ये ऑनलाइन नहीं है। मैं कैसे पहचान रहा हूं? मैं URL से पहचान रहा हूं। जिसके साथ फाइल लिखा हुआ आ रहा है वो ऑनलाइन नहीं है, और जिसके साथ लॉक बना हुआ है या HTTP लिखा हुआ आ रहा होगा वो ऑनलाइन है। एक साइट पे वेबसाइट पे फाइल था, आपने नॉट सोर्स, उसका नॉट सोर्स, नॉट सिक्योर, नॉट सिक्योर आ गया। चलो इसे बाद में देखेंगे, ठीक है? आपको दिखा देते हैं। इट इज अ टॉपिक ऑफ SEO। जब हम आगे जाएंगे ना, उसका मतलब ये कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ठीक है? और जिसको ताला लगा हुआ है ना वो वेबसाइट सिक्योर है। बाकी हमारा एक SEO का पूरा टॉपिक है, ठीक है? ये सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इस टॉपिक को पीछे छोड़ जाएंगे ना। आपको इसीलिए मैंने, मतलब आप ये समझ लो कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो जिस भाई साहब की भी ये वेबसाइट है उनसे को भाई से सिक्योर करा लो।
कैसे सिक्योर करा लो, SSL परचेज कर लो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। उनसे को SSL परचेज कर लो। जिसके साथ लॉक लगा हुआ है इसका मतलब है उसके पास SSL है, जिसका लॉक नहीं लगा हुआ इसका मतलब है उसके पास SSL नहीं है, तो उनसे के SSL परचेज कर लें, ठीक है। बस इतना, मैंने इसीलिए आपको खोल कर दिखा दी वही वेबसाइट जो सिक्योर नहीं है। जी, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको कोडिंग दिखाना चाह रहा था बेसिकली ना इसकी, वो बीच में ही जाएगी। इस पर राइट क्लिक करूँ, मैं क्या करूँ आगे, कोडिंग में जाना है, एडिट नोटपैड प्लस प्लस। मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसका हेडिंग स्टाइल, हाँ बेसिकली कंट्रोल F। अच्छा, इसकी वेबसाइट की आउटपुट कैसे आ रही है मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। कंट्रोल F भाई सबको पता है ना, फाइंड, हाँ कंट्रोल F फाइंड का शॉर्टकट है। ये लिखा हुआ है बेस्ट सोफा कारपेट, क्या है इसका हेडिंग, सॉरी फाइल वाली को देखो जिसकी हेडिंग क्या आ रही है, क्या हेडिंग है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने कंट्रोल C करके, इसी को मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। आ गया, चेक करें जरा, टैग को चेक करें, टैग पे क्या लिखा हुआ है H1, मगर उसके आगे क्लास भी है एक, लिखी है ना क्लास। ये जो क्लास है ना बेसिकली ये फॉर्मेटिंग की कोडिंग है, ये वेब डेवलपर ने करनी है, हमने इसे कुछ नहीं करना। SEO के लिए हमें क्लास को कुछ नहीं करना, SEO का क्लास से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ HTML कोड का क्लास से लेना देना है। और ये जो आप खूबसूरती देख रहे हैं ना वो किसकी वजह से है, इस क्लास की वजह से है, ठीक है। क्या किया मैंने, रिमूव कर दिया। अभी और भी इसकी कहीं ना पीछे से भी लगी हुई है शायद। तो बेसिकली हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम किस चीज से है, ये हमारा काम किस चीज से है जी, हमारा काम असल में ये H1 लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग की हुई है ना वो इसकी क्लासेस ने की हुई है। क्लासेस इज अ टॉपिक ऑफ CSS। CSS स्टैंड्स फॉर आप बताएं, आपने की है यही है, थोड़ी बहुत क्या होती है CSS, कैस्केड स्टाइल शीट्स होती हैं। देखिए जहां पर आकर HTML की बस हो जाती है ना फॉर्मेटिंग करने में कि भाई मेरे पास बस इतने ही फॉर्मेट्स हैं, उसके बाद जब आप एडवांस फॉर्मेटिंग की बात करें, देखें ना ये एडवांस फॉर्मेटिंग थी ना, जरा डिफरेंट फॉर्मेटिंग हुई हुई है, उसके लिए फिर हम CSS में चले जाते हैं जहां पर अनलिमिटेड फॉर्मेटिंग है हमारे पास। तो जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग HTML भी सीखते हैं, वो लोग जावास्क्रिप्ट भी सीखते हैं, वो लोग CSS भी सीखते हैं और वो लोग PHP भी सीखते हैं, फिर वो एक्सपर्ट कोडिंग वाले बंदे बन जाते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। सो हमारा टॉपिक क्या है, SEO है। सो मैंने जब भी SEO करनी होगी मैं कभी भी स्टाइल शीट के साथ कुछ नहीं करेंगे। ये जो CSS होता है इज कॉल्ड स्टाइल शीट, इसको हम स्टाइल शीट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टाइल शीट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसको एज इट इज रहने देंगे हम, ताकि उसकी वेबसाइट का फॉर्मेट देखे ना। मेरे पास एक कस्टमर आता है और वो मुझे कहता है भाई मेरी वेबसाइट को रैंक कर दो, मेरी वेबसाइट को पहले सफ़े पर ले आए। तो अब वो ये तो नहीं चाहता होगा ना कि उसने जो वेबसाइट बनाई है मैं उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं। वेबसाइट तो उसको वही चाहिए जो उसकी है, वो तो सिर्फ रैंकिंग करवाने मेरे पास आ रहा है। तो अगर मैं उसकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा तो नया काम शुरू हो जाएगा, वो फिर पढ़ने पड़ जाएगा, वो कहेगा हाँ भाई इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। तो मैं तो वेबसाइट बनानी शुरू हो गया हूँ दोबारा। मुझे वेबसाइट नहीं बनानी है, मुझे उसकी बनी हुई वेबसाइट को रैंक करना है। अलबत्ता गूगल जो मुझे कह रहे हैं कि भाई इन टैग्स में आकर देखो कि ऑप्टिमाइज्ड हैं कि नहीं है, तो मैंने सबसे पहले ऑप्टिमाइज्ड टैग के लिए टाइटल को देखा, उसके बाद आकर मैंने फेविकॉन को देखा, अब मैंने कहा भाई ये हेडिंग स्टाइल्स यूज हुआ है कि नहीं। अब आपको ये अंदाजा हो गया कि हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल कहाँ होना है। हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल हर हेडिंग में होना है, ठीक है जी। ठीक हो गया, समझ आ गई जी बात। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। सो आज हमने कुछ टैग्स देखे हैं, बहुत सारे तो नहीं देखे ना। अच्छा, इस फाइल को मैं एक नए नाम से सेव करना चाहता हूँ, कैसे करें बोला, देखिएगा जरा। ये लिखा हुआ है सेव एज। अब मैं कहाँ पर हूँ, नोटपैड प्लस प्लस में हूँ, सेव एज में गया हूँ। तो ये देखें नीचे टाइप क्या लिखी हुई आ रही है, यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पर बहुत सपोर्ट है ना इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में बहुत सारी फाइलें बन सकती हैं, लेकिन हमें कौन सी फाइल बनानी है, HTML। तो जिसको मैंने चूज किया हुआ था उस पर क्या लिखा हुआ था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल,
ठीक है, ये HTML फाइल है। सो यहाँ से आपने जब इस फाइल को सेव करना होगा तो इसको चूज़ करेंगे। इसको मैं उसी जगह पे लगा लूँ जहाँ पे पहले सेव की थी सर, समझाने के लिए। चलो अब अगर हम कहें कि हमने आज की क्लास में कौन से टैग्स अंडरस्टैंड किए हैं, नंबर 1, नंबर 2 फेविकॉन एंड नंबर 3 हेडिंग स्टाइल। ठीक है, अब आपने इन सब टैग्स की आज प्रैक्टिस करनी है घर जाके। ठीक हो गया।